तो दोस्तों इमेजिन करो कि तुम्हारे एग्जाम में अब सिर्फ एक दिन बाकी है और तुमने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं पढ़ी है। वो कौन सी एक चीज है जो इस टाइम पर आपके काम आ सकती है? वो कौन सी चीज है जो न कि केवल आपको पास करा सकती है बल्कि बहुत बहुत अच्छे नंबर दिला सकती है? जी हां, सैंपल पेपर, लेटेस्ट सैंपल पेपर, और वो भी जो सीबीएसई नए पैटर्न पर अपलोड करती है। भाई साहब, सैंपल पेपर एक ऐसी चीज है जहां से इतिहास गवाह है 90% कॉन्सेप्ट्स बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं। तो बस देरी किस बात की है, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक सेक्शन के एक एक क्वेश्चन के बहुत ही ज्यादा मजेदार और असरदार ट्रिक सीखेंगे, ताकि आप जब एग्जाम में जाओ तो पूरे साल पढ़ाई करी हो या ना करी हो, फिर भी एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए, ये हमारा प्रॉमिस है। मेरा नाम प्रेम पांडे है और आप देख रहे हैं एजुकेशनल हाइट्स। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो का बबुआ, का हाल चाल है? एक बार हाथ उठा के सब लोग अटेंडेंस दे दो यार, ताकि हमको भी तो पता चले कितने लोग एजुकेशनल हाइक से पढ़ते हो। हाँ, फटाफट हाथ उठाओ यार, कोई लेजीनेस नहीं चलेगी। हाथ उठाओ। जी हाँ, बिल्कुल, सभी को हाई फाई। तो यार कैसे हो, एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। आज के इस वीडियो की बात करते हैं। जी हाँ, आज के इस वीडियो में आप देख सकते हो सुनहरे अक्षरों में लिखा है सैंपल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का, और वो भी जो लेटेस्ट बोर्ड पैटर्न पर सीबीएसई ने रिलीज किया है क्लास 10th वालों के लिए। तो भाई साहब एक चीज मैं आपको बता दूं, सैंपल क्वेश्चन पेपर ना दो चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में बस तुम्हें दो ही चीजें नोट डाउन करनी है कि एक तो टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस कैसा है, यानी इस पूरे सैंपल पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, हूबहू बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। अब जब आपको यह पता चल गया कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, तो आपको मैं इस वीडियो में ट्रिक्स भी बताऊंगा कि भाई इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोई ट्रिक है क्या। बहुत धमाकेदार और मसालेदार ट्रिक्स बताऊंगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इन तीनों के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपने बनाए गए कुछ जानदार ट्रिक्स से मेरे भाई। चाहे राइटिंग सेक्शन हो, चाहे ग्रामर सेक्शन हो, चाहे लिटरेचर सेक्शन, हर एक चीज को आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप तैयार हो तो दिल की धड़कन थाम लो और कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं इस सैंपल क्वेश्चन पेपर के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, और वो भी छोटे छोटे ट्रिक्स से। ठीक है, तो जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ खास नहीं है, आप पढ़ सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू सेक्शन नंबर ए, और इसको हम रीडिंग स्किल कहते हैं, अनसीन पैसेज। इसमें दो अनसीन पैसेजेस आते हैं, 10-10 नंबर का दोनों आता है ना। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यार टॉप 3 या 4% बच्चे ही होते हैं जो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, एंड आई कैन प्रॉमिस वही बच्चे हैं जो इंग्लिश में कुछ कर पाएंगे। वो आप वीडियो के लास्ट में देख सकते हो, है ना। तो चलो यार क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट, है ना। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक छोटी सी वीडियो क्लिप तुमको दिखाना चाहता हूं, तुम्हारे स्क्रीन पर प्ले हो रही होगी, देखो। अब हम आगे जितनी भी ट्रिक सीखेंगे अनसीन पैसेजेस करने का, वो हम प्रैक्टिकली इस पर्टिकुलर अनसीन पैसेज पर अप्लाई करते चलेंगे। और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने लेटेस्ट सैंपल पेपर से लिया है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये जो ट्रिक है ना, वो सभी क्वेश्चंस में काम करेगी जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो आपने ये जिस वीडियो की क्लिप देखी ना, इस वीडियो में हमने डिटेल में इस क्वेश्चन नंबर 1 के एक एक क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हर क्वेश्चन को ट्रिक्स के साथ समझाया है भाई साहब। और पहले दिन से ये वीडियो वायरल हो गई थी, 20-25 हजार व्यूज हैं केवल 3 दिन में। तो फटाफट इंफॉर्मेशन बटन पर जाकर ये जो पहला क्वेश्चन है ना, अब मैं ये दोबारा नहीं कराऊंगा क्योंकि बहुत बोर हो जाएगा वो लोग जो ऑलरेडी वो वीडियो देख चुके हैं। तो और जो नहीं देखे इस पहले क्वेश्चन का आंसर, वो फटाफट इंफॉर्मेशन बटन पर चले जाओ, वहां पर ट्रिक्स सीख लो कि कैसे पहले क्वेश्चन को करोगे। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। अब आने वाले हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में करेंगे और किसी क्वेश्चन को रिफर नहीं करना है, समझ गए। तो चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट, और ये अगेन हमारा अनसीन पैसेज से ही क्वेश्चन है, बट ये वाला जो पैसेज होता है ना, ये एनालॉजी बेस्ड है।
मतलब इसमें आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। किस चीज की पढ़ाई भाई साहब? इन पैसेजेस में आपको कुछ डेटा दिया रहता है, आप देख रहे हो एक टेबल दिया है, ऐसे ही आपके एग्जाम में हो सकता है कोई पाई चार्ट आ जाए, कोई टेबल आ जाए जिसमें कोई डेटा दिया रहता है। इस डेटा को एनालाइज करना पड़ता है, आपको पढ़ना पड़ता है और पढ़कर ही इन क्वेश्चंस के आंसर करने पड़ते हैं। लेकिन और कोई तरीका है क्या? चलो मैं बात करता हूं। अब अगर आपको एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं ना, तो पहले तो यार पैसेज को कर दो स्किप, पैसेज को कर दो स्किप। ये जो पूरा पैसेज देख रहे हो आप, अब इसको स्किप कर दो, है ना। इसको पढ़ना ही चाहिए अपने को क्या करना है? अपने को सीधा चलना है क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, और ये आ गए हम क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, हमारा पहला काम होना चाहिए कि पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, यहां से एक इंपॉर्टेंट वर्ड को पिक करेंगे और उसी को पैसेज में ढूंढेंगे, है ना। चलो, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी अप्रोप्रिएटली बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैराग्राफ नंबर 1 एंड 2। एक चीज तो क्लियर है, पैराग्राफ नंबर 1 और 2 से ही ये क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। पढ़ेंगे इसको, बट इसके पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। वी कैन से दैट सिचुएशन ऑफ पीपल लिविंग इन कंक्रीट स्ट्रक्चर्स इज कंपेरेबल विथ अ फिश लिविंग इन अ फिश बाउल। कहा जा रहा है कि जो हम इंसान जो ईंट पत्थर और सीमेंट से बने घरों में रहते हैं ना, हमारी जिंदगी बिल्कुल एक मछली की तरह है जो कि फिश टैंक में रहती है। अब हमें पता है कि हमें फिश टैंक को डेकोरेट करना पड़ता है ताकि मछलियां अपने नेचुरल एनवायरनमेंट जैसा फील कर पाएं। बिल्कुल ऐसे ही हमें अपने घरों में भी वर्टिकल गार्डनिंग करने की जरूरत है। क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? तो इस पूरे क्वेश्चन में हमें यह चीज पता चला कि वर्टिकल गार्डनिंग के पीछे क्या पर्पस है। अगर ये पता चल गया तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो भैया अब हम चलेंगे पैराग्राफ नंबर 1 और 2 की तरफ। किधर है रे भाई? हाँ बिल्कुल मिल गया हमें पैराग्राफ नंबर 1 एंड 2। और इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ते टाइम एक ही चीज खोजनी है कि वर्टिकल गार्डनिंग करने का क्या पर्पस है। चलो देखते हैं। ये पर्पस मिल गया अपन को। पहला तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पहला, द पर्पस ऑफ वर्टिकल गार्डन्स एंड ग्रीन वॉल्स। क्या पर्पस है? देखो यहां पर कॉमा दिया है, मतलब ये सब फालतू की चीज है, ये सब नहीं पढ़ना है, एकदम बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अब पर्पस यहां से हमारा स्टार्ट हुआ है। क्या पर्पस है? इज टू क्लोज द कोल्ड इमेज ऑफ कंक्रीट एंड इंक्रीज द विजुअल वैल्यू। यही है आपका आंसर। 2 कारण है। पहला कि जो ईंट बालू और मिट्टी से बने घर होते हैं वो बड़े बोरिंग हो जाते हैं। भाई मैं ये दीवार देखते देखते बोर हो गया हूं, मुझे इसको डेकोरेट करना है। तो सबसे पहला कारण तो ये हो जाएगा कि कोल्ड इमेज ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स को बंद करने के लिए वर्टिकल गार्डनिंग होती है। और दूसरा क्या कारण है? टू इंक्रीज द विजुअल वैल्यू, हमारा नजारा अच्छा हो सके। भाई अगल बगल हम देखें तो हमें अच्छा फील हो। देखो यार, अब जब तुम हरियाली में घिरे रहते हो, अगल बगल तुम्हारे हरे भरे पेड़ रहते हैं, आपको ज्यादा अच्छा लगता है, आपको ज्यादा फ्रेश महसूस होता है। तो यही 2 कारण है। अब हम अपने आंसर की तरफ चलते हैं और लिखेंगे अपना आंसर पहले क्वेश्चन का। हम 2 कारण लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे टू क्लोज द कोल्ड इमेज ऑफ, टू क्लोज द कोल्ड इमेज ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, यानी ईंट बालू और मिट्टी से बने घरों का जो बोरिंग विजुअल हो गया है उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम वर्टिकल गार्डनिंग कर सकते हैं। और दूसरा कारण क्या हो सकता है? टू इंक्रीज विजुअल वैल्यू, टू इंक्रीज विजुअल वैल्यू। अब तुमने ये 2 पॉइंट लिख दिया ना, तो ये नंबर तुम्हारे घर पर देके जाएगा एग्जामिनर, प्रॉमिस है ना, डिलीवरी करवा देगा तुम्हारे नंबरों की। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और ध्यान से देखो, ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। और इसको कैसे करते हैं? कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स। अच्छा, आपके लिए ऑप्शन भी दिया है, इन ब्रैकेट्स में से चूज करके आपको इन दोनों को फिल इन द ब्लैंक्स करना है बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैराग्राफ नंबर 2। अब पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर पैराग्राफ नंबर 2 पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? द स्टेटमेंट दैट अर्बन स्पेसेस हैव बिकम मोर क्लोजली कनेक्टेड with the desired natural surrounding through the incorporation of nature and structures in vertical gardens
एंड ग्रीन वॉल्स। कह रहा है कि क्या ये बात सही है कि जो हमारा अर्बन स्पेस है, यानी जो शहर के लोग हैं, वो नेचुरल सराउंडिंग से दूर जा रहे थे। आपको पता है शहरों में पेड़ पौधे ये सब कम होते हैं, हरियाली कम होती है, लेकिन वर्टिकल गार्डनिंग आने की वजह से जो शहर के लोग हैं वो नेचुरल एनवायरनमेंट के थोड़ा ज्यादा करीब आ पाए हैं। ठीक है, बोल यही रहा है। अब बोल रहा है कि ये जो बात है, क्या ये सच है कि सभी शहर के लोग वर्टिकल गार्डनिंग करवा लेते हैं, या ये ओपिनियन है? क्या ये सच है या ये ओपिनियन है? बहुत सिंपल सा एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर आपके पास बुद्धि होगी तो समझ जाओगे। यार अगर ये फैक्ट होता तो फैक्ट में सभी लोग एग्री करते हैं। कोई चीज है, जैसे धरती गोल है, अगर तुम पूछो किसी से तो सब लोग बोलेंगे हाँ भैया गोल है, सब लोग, क्योंकि ये एक फैक्ट है। तो अगर ये फैक्ट होता तो सभी लोग केवल एग्री करते, डिसएग्री ना करते भैया। यहां पे देखो डिसएग्री भी बहुत लोगों ने किया है, इसलिए हमारा ये जो दूसरा क्वेश्चन है ना, इसमें हम फैक्ट नहीं भरेंगे, ये एक ओपिनियन है, ये लोगों की राय है कि भाई शहर में अगर वर्टिकल गार्डनिंग की जाए तो हम नेचर के और ज्यादा करीब आ सकते हैं। तो ये एक ओपिनियन है, और ओपिनियन क्यों है? बिकॉज इट इज अ सब्जेक्टिव जजमेंट। अब देखो अगर इसका मतलब आपको पता रहेगा ना, तभी एक चीज समझ पाओगे। सब्जेक्टिव जजमेंट का मतलब होता है जो किसी ओपिनियन पर बेस हो, और अगर फैक्ट पर बेस है तो उसको हम ऑब्जेक्टिव डिटेल कहते हैं। जो किसी ओपिनियन पर बेस होता है उसको हम सब्जेक्टिव जजमेंट कहते हैं। सब्जेक्टिव मतलब किसी पर्टिकुलर लोगों के राय के ऊपर कोई जजमेंट लिया जाए, उसको सब्जेक्टिव जजमेंट कहते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, है ना? बहुत हार्ड एंड टफ रूल्स नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है? जस्टिफाई। अरे 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 अरे, इससे आसान क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता मेरे दोस्त। जस्टिफाई करना है यार। करना क्या होता है यार? आपको 3 लाइन ऑलरेडी दी है, आपको ये आंसर करना है 40 शब्दों में, तो बस इसी 3 लाइन को इतना डिस्क्राइब करो कि ये 40 वर्ड्स का बन जाए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, इस सेंटेंस को तो डिस्क्राइब करना ही करना है, प्लस जो डाटा दिया गया है ऊपर टेबल में, वहां से भी कुछ जानकारी लेकर तब हमें यह आंसर बनाना है ना? तो अभी अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना हुआ तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि भाई व्हाइल द सर्वे रिजल्ट सजेस्ट दैट वर्टिकल गार्डन मे बी इफेक्टिव इन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन अर्बन एरियाज, फर्दर रिसर्च एंड इवैल्यूएशन मे बी नेसेसरी टू फुल्ली अंडरस्टैंड देयर इफेक्टिवनेस एंड पोटेंशियल ड्रॉबैक्स। कह रहे हैं कि देखो यार, ऑल्दो सर्वे के रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें ये चीज तो पता है कि वर्टिकल गार्डन्स काफी इफेक्टिव है लोगों की जिंदगी सुधारने में, लेकिन फिर भी अभी कई सारा रिसर्च इवैल्यूएशन करने की जरूरत है ताकि ये बात प्रूफ हो सके। अभी ये बात प्रूफ नहीं हुई है, बस इसी चीज को आपको जस्टिफाई करना है कि कैसे ये बात बिल्कुल सही है। तो मैं क्या करूंगा? मैं चलूंगा डेटा की तरफ। ये है डेटा हमारा, ठीक है। अब हमें जस्टिफाई करना है कि वर्टिकल गार्डनिंग जो है हमारे लिए वो इंप्रूव तो कर रहा है, लेकिन अभी भी हमें और रिसर्च करने की जरूरत है। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे, आप देख सकते हो, आपको एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, ये जितनी भी बातें कही गई हैं, ये सब ये जिस पे टिक कर रहा हूं, देखते जाओ, जिस पे टिक कर रहा हूं, ये जितनी भी बातें कही गई हैं, ये सारी बातें एडवांटेज ऑफ वर्टिकल गार्डनिंग के ऊपर है। वर्टिकल गार्डनिंग का क्या एडवांटेज होता है उसके ऊपर ये सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं। केवल 2 पॉइंट ऐसा है जो डिसएडवांटेज पे लिखे गए हैं, वो है हमारा कॉस्ट टू मच, और दूसरा है हमारा डिस्ट्रैक्ट ड्राइवर्स। आप देख सकते हो 7th एंड 14th। तो यार अब देखो, हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? अब हम लिखेंगे इसका आंसर, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जस्टिफाई करने के लिए हम 2 पॉइंट में इसका आंसर लिखेंगे। पहले पॉइंट में तो हम ये पूरा बताएंगे, ठीक है, इसको जस्टिफाई करेंगे। हम लिखेंगे कि एज गिवन अबव इन द टेबल, मोस्ट ऑफ द पीपल एग्री विद द ओपिनियन दैट वर्टिकल गार्डन्स मे बी इफेक्टिव इन इंप्रूविंग देयर लाइफ, but few people still disagree with that opinion and they thinks that further research and evaluation is needed to prove this point। बस आपको यही चीज अपने भाषा में लिखनी है, जो मैंने बोला ना, बस इसी चीज को इंग्लिश में लिख दो, आपका आंसर पूरा हो जाएगा। तो जस्टिफाई भी आप कर लोगे मेरे हिसाब से, इसमें बहुत ज्यादा मतलब बहुत दिमाग नहीं लगाना। जस्टिफाई मतलब बस यही 3 लाइनें, इसी को आपको एक्सप्लेन करके लिखना है, इसमें क्या ही बताऊं मैं आपको, है ना। नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर
4 की तरफ बोल रहा है बेस्ड ऑन द सर्वे रिजल्ट्स विच टू कंसर्न्स शुड अ सिटी गवर्नमेंट लुकिंग टू इंस्टॉल वर्टिकल गार्डन्स एड्रेस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई साहब ये जो टेबल आपने देखा है, फिर से टेबल पे देखते हैं, ठीक है, फिर से टेबल पे देखते हैं। बोल रहा है कि यहां पर बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं, आप देख पा रहे हो। कह रहा है कि कौन सी 2 समस्याएं आ सकती है एक गवर्नमेंट के सामने अगर वो अपने शहर में वर्टिकल गार्डनिंग करवाता है। तो समस्याएं केवल 2 ही है। क्या? सबसे पहला तो ये कॉस्टली हो सकता है और दूसरा ये ड्राइवर्स को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। केवल यही 2 डिसएडवांटेजेस बताए गए हैं इस टेबल में, बाकी सब तो एडवांटेज है। ये सब एडवांटेज बताया गया है, ये सब एडवांटेज है मेरे दोस्त, ये सब एडवांटेज है वर्टिकल गार्डनिंग का, है ना। केवल 2 चीज ऐसी है। कौन कौन से 2 कंसर्न्स? एक तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, दूसरा ये ड्राइवर्स को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब हमारे अगले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? इस वाले क्वेश्चन का आंसर 4th। भाई 2 कंसर्न्स हमें बताने, हमने दोनों कंसर्न्स बता दिए। पहला क्या? इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव। सबसे पहले तो भाई ये जो वर्टिकल गार्डनिंग है इसको हमें कम दाम में करवाना होगा ताकि सभी लोग अफोर्ड कर पाएं। और दूसरी चीज, इट शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट ड्राइवर्स। हमें ऐसी जगह, इट शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट ड्राइवर्स, हमें ऐसी जगह ये वर्टिकल गार्डनिंग अपने घरों में करवानी होगी जहां पर अगर हमारे घर के बगल से कोई ड्राइवर गाड़ी लेके गुजर रहा हो तो वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, वो हमेशा सीधा देखे और एक्सीडेंट होने के चांस कम हो जाए। तो ये 2 कारण है जो एक गवर्नमेंट चाहेगी कि अगर वर्टिकल गार्डनिंग करवानी है तो पहले ये दोनों चीजों को फिक्स कर दिया जाए, है ना। चलो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहा है कि भाई साहब टेबल नंबर 1 आपके लिए दिया है पैसेज में और उसमें स्टेटमेंट नंबर 3 क्या कहता है? कहता है कि वर्टिकल गार्डन्स इंक्रीज एयर क्वालिटी इंडोर्स एंड आउटडोर्स। अच्छा पहले ये वाला देखते हैं कहां लिखा है। स्टेटमेंट नंबर 3 आप देख सकते हो, लिखा है, एक ओपिनियन था जिसमें पूछा गया था कि क्या वर्टिकल गार्डनिंग करने से हवा शुद्ध होती है। तो काफी लोगों ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन काफी लोग इस बात से बहुत कम सहमत थे। काफी लोग न्यूट्रल भी थे और काफी लोग मना कर दिए कि नहीं भाई ऐसा थोड़ी होता है, और काफी लोग बहुत तेजी से मना कर दिए, नहीं बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता है, स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं। तो यार अब आगे देखते हैं क्या पूछा है इसने। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने पूछा है कि भाई ये जो स्टेटमेंट है, आपने देखा कि ज्यादातर न्यूट्रल रिस्पांस आया है। मतलब कुछ लोगों का मानना है कि हाँ भाई वर्टिकल गार्डनिंग करने से एयर की क्वालिटी ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ लोग का कहना है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। तो 51 लोगों ने इसके खिलाफ, इसके इस सर्वे में, ये 3rd वाला जो है, इस सर्वे में पार्टिसिपेट किया है और वो न्यूट्रल है, ना वो इस बगल है ना वो इस बगल है। मतलब वो कंफ्यूज है कि पता नहीं वर्टिकल गार्डनिंग करने से हवा शुद्ध होती है या नहीं होती है। तो अब इससे आप क्या मतलब निकाल सकते हो, इससे आप क्या इन्फरेंस निकाल सकते हो? बहुत ही सिंपल, हम सीधा लिख सकते हैं कि एज वी हैव सीन। पहले चलो मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूं, 1 नंबर का है ना, बहुत छोटा लिखेंगे। हम लिखेंगे कि एज वी हैव सीन इन द above table, comma, statement 3 has neutral response अब देखो because neutral response because it is not yet प्रूवन। बस सिंपल सी बात कि भाई ये जो स्टेटमेंट नंबर 3 है इस पे न्यूट्रल रिस्पांस क्यों आया? क्योंकि अभी ये बात प्रूफ नहीं हुई है कि वर्टिकल गार्डनिंग करने से हवा की क्वालिटी शुद्ध होती है या नहीं होती है। तो ये तो हो गया सिंपल आंसर। अब आपके मार्किंग स्कीम में बहुत सारे पॉइंट्स दिए रहते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त,
आराम से आपको जो एग्जामिनर है वो नंबर दे देगा अगर आप ये सिंपल पॉइंट लिख सकते हो। अगर आपसे बस इतना ही तो कह रहा है ना कि क्या मतलब निकलता है इस बात से कि एक सर्वे है, इस सर्वे में लोग ज्यादातर न्यूट्रल हैं, मतलब ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी और रिसर्च करने की जरूरत है, अभी इसको प्रूफ करने की जरूरत है। बस वही मैंने तो लिखा है, बिकॉज इट इज नॉट येट प्रूवन, है ना। तो कितना सिंपल था यार, हलवा है भाई, हलवा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अब ये देखो यार, ये हमारा डिफिकल्ट वर्ड से क्वेश्चन है। अब आपको वर्ड की मीनिंग नहीं भी पता है ना, तब भी कैसे करोगे वो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना। कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली डिस्प्लेस What intertwined signifies। अब आपको इंटरवाइन की मीनिंग ढूंढनी है और बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा पिक्चर है जो इंटरवाइन की मीनिंग को सही डिपिक्ट करता है ना। तो पहले तो ये देखेंगे ससुरा ये इंटरवाइंड यूज कहां हुआ है। पहले आओ इंटरवाइंड की तरफ चलते, देखते कहां यूज हो गया ये इतना डिफिकल्ट वर्ड, है ना। चलो अब देखो, मुझे भी जेन्युइनली पता नहीं है इंटरवाइन मतलब क्या होता है, बस मैं गेस करूंगा। अब मेरे साथ तुम भी गेस करो, तुम्हें भी पता चल जाएगा क्या मीनिंग है इसकी। देखो इंटरवाइन कहीं ये मिला बबुआ, इंटरवाइंड, है ना। अब अच्छा, अब इस पूरे सेंटेंस को पढ़ते हो, पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इंटरवाइंड का मतलब क्या हो सकता है। क्या लिखा है कि इन दीज सिस्टम्स नेचर एंड स्ट्रक्चर आर इंटीग्रेटेड। ये जो वर्टिकल गार्डनिंग का सिस्टम होता है, इसमें नेचर और ये ईट, बालू, सीमेंट, इन दोनों को इंटीग्रेट किया जाता है, एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, और इस तरीके से अर्बन एरियाज को हम डिजायर्ड इन्वायरमेंट के साथ इंटरवाइन कर सकते हैं। अर्बन एरिया को डिजायर्ड इन्वायरमेंट के साथ इंटरवाइन कर सकते हैं, यानी हम अर्बन एरिया में रह रहे हैं, हम सिटीज में रह रहे हैं, और हम नेचुरल इन्वायरमेंट भी चाहिए हमें। तो वर्टिकल गार्डनिंग इन दोनों को क्या करता है, इंटरवाइन करता है। मतलब मिक्स करने वाली फीलिंग आ रही ना, जैसे मिक्स करने वाली बात हो रही है, तो मिक्स करना। अब देखो कि यार इस पिक्चर में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये दिख रहा है कि मिक्स हो रही हैं दो चीजें। अब इसमें तो अलग अलग है, मिक्स कहां हो रही है इसमें, हाँ बिल्कुल मिल गया, मिक्स हो रही है भाई साहब, देख रहे हो एक दूसरे से मिक्स हो रही है ये। तो हमारा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 ही सही आंसर होगा। अब देखो इसमें भी मिक्स नहीं हुआ है, इसमें दो अलग अलग रास्ते निकले हैं, इसमें भी मिक्स नहीं हुआ है, इसमें भी मिक्स नहीं हुआ है, ये सब अलग अलग निकले हैं, मिक्स केवल ये हुआ है, आप देख रहे हो, है ना। तो इंटरवाइंड का मतलब क्या होता है, ये सेकेंड वाला मिक्स होना। तो हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओनली 2। हैव यू गॉट इट? मजा आ रहा है ना, तो एक बार वीडियो को लाइक ही कर देना यार, अब इससे ज्यादा क्या ही चाहिए मेरे को। Now let's move to our 7th question of this paragraph। 2 नंबर का है और 40 वर्ड्स में आंसर करना है, ठीक है। क्या करना है कि इन्फर वन बेनिफिट एंड वन ड्रॉबैक ऑफ वर्टिकल गार्डनिंग। वर्टिकल गार्डनिंग का एक एडवांटेज, एक डिसएडवांटेज। तो चलो एक एडवांटेज लिख देते हैं कि भैया इट इंक्रीजेस विजुअल वैल्यू। ये नजारे को शानदार बनाता है, और अगर नजारा सुंदर रहेगा तो आपको काम करने का मन करेगा। तो वर्टिकल गार्डनिंग का ये एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज क्या होता है, इट कैन डिस्ट्रैक्ट ड्राइवर्स। ये ड्राइवर्स को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, ये हमारा इसका ड्रॉबैक हो गया। या एक ड्रॉबैक और आप लिख सकते हो कि इट मे बी वेरी कॉस्टली, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली भी पड़ सकता है हमको। तो ये 2 डिसएडवांटेज बता दिया, एक एडवांटेज बता दिया। अब आपका ये 2 नंबर आपको एग्जामिनर घर पर छोड़ के जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन टेक अवे। पहले तो इसका मतलब पता होना चाहिए, टेक अवे का मतलब क्या होता है। टेक अवे मतलब तुम इस पैसेज से क्या लेकर अवे हो सकते हो, क्या लेकर जा सकते हो जो इस पैसेज में दिया है। मतलब इस पैसेज में कौन सी सीखने वाली बात रही है वो आपको बताना है। तो चलो एक एक करके ऑप्शन पढ़ते हैं। कह रहा है कि वर्टिकल गार्डनिंग हैज मिनिमल इंपैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट और ह्यूमन वेलबींग। कह रहा है कि जो वर्टिकल गार्डनिंग है उससे ना मात्र का फर्क पड़ेगा इंसानों के ऊपर। बिल्कुल गलत। आज के जमाने में लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं और घूमने जाते उत्तराखंड पहाड़ों पे। अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो लोग पहाड़ों पे ना जाते, है ना। तो पहला तो बिल्कुल ना होगा। दूसरा, वर्टिकल गार्डनिंग इज अ सस्टेनेबल प्रैक्टिस। बिल्कुल सही बात कही है कि वर्टिकल गार्डनिंग एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस है। मतलब इससे ना नेचर को नुकसान
पहुंचता है ना हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, और ये सिटी के जगह को, सिटी स्पेसेस को ग्रीन एरियाज में बदलने का काम करती है। तो बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल सही है। ये चीज वर्टिकल गार्डनिंग से हमने इस पैसेज में पढ़कर सीखा। सी वाला देखते हैं, द इंपैक्ट ऑफ वर्टिकल गार्डनिंग ऑन द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बीइंग हैज ऑलरेडी बीन थॉरली एक्सप्लोर्ड। नहीं, अभी ये बात प्रूफ नहीं हुई है। डी, द स्टडी नीड्स टू इंक्लूड। अब यहां पर हमें एडवाइस दे रहा है। अब देखो सजेशन हमें नहीं चाहिए किसी का, हमें बस ये बताना है कि भाई तुमने इस पैसेज में से क्या सीखा और क्या अच्छी चीज लगी आपको। तो ये तो इस पैसेज में दिया ही नहीं गया है कि हॉर्टिकल्चर फर्म्स और इन सब को रिसर्च करने के लिए बुलाना है, तो ये बात तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑब्वियसली इट्स बी। तो भाई साहब अब तक अगर आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आइए ले चलते हैं आपको सेक्शन बी की तरफ, और इसमें हम राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर चेक करेंगे आपका। और एक शानदार तरीका है हर ग्रामर के क्वेश्चन को करने का, वो इस सेक्शन में आपको पता चलेगा एक एक क्वेश्चन में। अगर आप तैयार हो ना तो लेट्स मूव विथ आंसर नंबर 1 ऑफ कंप्लीट एनी 10। देखो यार 12 क्वेश्चन दिए रहते, करना केवल 10 है और एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन है ना। तो यार अब हम इस क्वेश्चन को ना थोड़ा पढ़ेंगे, पढ़कर ही को एक चीज आंसर करो। और एक चीज और है कि ये वाला पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा, लेकिन एक चीज मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये वाला पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका प्रूफ मैं इसी ग्रामर के पोर्शन में दूंगा, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ अ लेटर। अब एक लेटर का एक छोटा सा हिस्सा यहां पर दिया है और एक वर्ब भी दिया है, इसका करेक्ट फॉर्म हमें भरना है इस पर्टिकुलर सेंटेंस में। अब यार देखो ऐसे क्वेश्चन जिसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरने के लिए आए, इसका एक ही ट्रिक होता है कि सबसे पहले पता करो कि कौन से टेंस में है ये पूरा सेंटेंस। ये पता कैसे चलेगा? जो सेंटेंस में पहला वर्ब आए, जैसे इज इस सेंटेंस का पहला वर्ब है, तो यही हमें बताएगा कि भैया कौन से टेंस में है। अब तुम बताओ इज किस टेंस में यूज होता है? प्रेजेंट। अब इससे भी बच्चों वाला क्वेश्चन कोई हो सकता है क्या? जब ये प्रेजेंट में यूज होता है और ये पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में है, पता चल गया, तो ये वाला वर्ब भी प्रेजेंट में ही भरा जाएगा। और प्रेजेंट में हाईलाइट के केवल 3 रूप हो सकते हैं। एक तो हो सकता है हाईलाइट्स, ठीक है, एक हो सकता है हाईलाइट्स, एक हो सकता है इज हाईलाइटिंग, इज हाईलाइटिंग, ठीक है, और एक और हो सकता है जिसको हम कहते हैं हैज हाईलाइटेड, है ना, हैज हाईलाइटेड। अब बताओ यार इन्हीं तीनों में से एक यूज होगा यहां पर। अब तुम बताओ कौन सा? इज कब यूज होता है? जब कंटिन्यू हो काम। यहां पर कंटिन्यू नहीं है, यहां पर कह रहा है कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो मिला है उसमें से पहले से लिखा गया था, तो इज हाईलाइटिंग भी नहीं होगा, हैज हाईलाइटेड भी नहीं होगा। बचा क्या हमारे पास? हाईलाइट्स, ठीक है। तो हमारा बिल्कुल यही वाला ऑप्शन तो होगा भैया यहां पर, हाईलाइट्स। जी हां, हाईलाइट्स इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अब तुम बोलोगे भैया हाईलाइट्स क्यों लगाया? क्योंकि ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने एस लगा दिया, है ना, सिंपल था। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। अब मैंने कहा था ना कि ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको पता चलेगा इस क्वेश्चन में। रीड द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ रेसिपी रिव्यू आर्टिकल, यानी होटल वालों ने अपने रेसिपी का रिव्यू किया है, लिखा है कस्टमर्स के लिए भी कि भैया हमारा ऐसा ऐसा खाना है ना। अब आपको एरर और करेक्शन अप्लाई करना है, ठीक है। देखते हैं क्या लिखा है। कह रहा है आप समझना कि होटल वाले क्लाइंट के लिए अपने रेसिपी में रिव्यू लिखे हैं। अब होटल वाले जब लिखे हैं तो वो क्या लिखेंगे कि दिस डिलाइटफुल रेसिपी मस्ट कीप योर हंगर पैंग्स एट बे विथ इट्स बैलेंस्ड स्पाइसेस एंड ओरिएंटल फेवर। अब अगर पैंग्स एट बे का मतलब भी नहीं पता ना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे पैंग्स मतलब होता है तुरंत, और एट बे का मतलब होता है हंगर। पैंग्स एट बे मतलब अगर आपको तुरंत भूख लग जाए तो जो इनकी डिलाइटफुल रेसिपी है वो जो मसाले से और फ्लेवर से बनी है वो आपको बहुत पसंद आएगी, ठीक है। तो यहां पर देखो एक चीज लगाया, इसने मस्ट लगाया है। तो क्या कोई होटल वाला ऐसा कह सकता है क्या भैया कि जो हमारे यहां खाना बन रहा है वो आपको जरूर पसंद आएगा? ऐसा है क्या? जरूर की बात तो नहीं होती ना, जरूरी थोड़ी है कि सब खाना सबको पसंद आ जाए। तो बिल्कुल हमारी गलती ना यहां मस्ट में ही है। अच्छा, तो यार यहां पर मस्ट की जगह फिर क्या लगाना चाहिए? अगर यहां पर गलती हमारी मस्ट है तो लगाना क्या चाहिए? लगाना चाहिए विल। इसीलिए कहता था मैं मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ लो मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि विल का एक यूज होता है, विल हमारा बिलीफ्स के लिए यूज होता है। और कैसा बिलीफ?
प्रेजेंट का या फ्यूचर बिलीफ। जैसे ये एक बिलीफ है, ये होटल वालों का मानना है कि उनका जो खाना है वो तुरंत हमारी भूख को मिटा सकता है ना, ये मानना है, ये बिलीफ है। बिलीफ के लिए हम क्या यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ गया कि नहीं? बच्चों वाला क्वेश्चन है यार, है ना। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर, ओहो, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है भैया, ये रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन है। रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। अभिलाषा ने नेहा से एक क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा? कहा कि इज योर बेस्ट फ्रेंड हेल्पिंग यू इन दिस वेंचर। अब इसको बदलना है। बदलने के लिए यार देखो, रिपोर्टेड स्पीच में केवल 3 ही चीज बदलती है। अब पूछो क्या भैया, तो सबसे पहले तो तुम बदलोगे हमारा प्रोनाउन। अगर कोई प्रोनाउन आया है उसको बदल दो, ठीक है। दूसरा क्या बदलोगे भैया, हम वर्ब भी बदलते हैं, है ना। तीसरा क्या बदलोगे भैया, हम एडवर्ब बदलते हैं। अब इन तीनों चीजों को बदल दिया तो हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट यूं चुटकियों में हो जाएगा। जैसे देखो, अब हमें इसके क्वेश्चन को रिपोर्ट करना है, तो पहले तो हम अपना वही ट्रेडिशनल तरीका कि भैया अभिलाष जो है आस्क्ड, ए लिख रहा हूं मैं सिर्फ, समझ जाना, अभिलाष आस्क्ड नेहा। अब क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के लिए हम लगाते हैं इफ। अब इफ के बाद सबसे पहले हमें देखो यार, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में जब तुम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदल रहे हो, एक बात याद रखना, सब्जेक्ट पहले आएगा और वर्ब हमारा चला जाएगा बाद में। यानी एक क्वेश्चन बन जाता है इनडायरेक्ट में आंसर। इनडायरेक्ट में जब बदलते हैं तो एक क्वेश्चन आंसर बदल जाता है, आंसर में बदल जाता है। तो इसका पूरा क्या हो जाएगा कि अभिलाष आस्क्ड नेहा इफ योर, एक प्रोनाउन है, इसको बदलेंगे, योर की जगह हर हो जाएगा, ठीक है। इफ हर, अब ये बेस्ट फ्रेंड ही रहेगा, हेल्पिंग ही रहेगा। सॉरी, अभिलाषा आस्क्ड नेहा इफ हर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। इज किस में बदल जाता है, वॉज में, वॉज, हेल्पिंग ही रहेगा। अब यू भी बदल जाएगा हर में, तो अभिलाषा आस्क्ड नेहा इफ हर बेस्ट फ्रेंड वॉज हेल्पिंग हर इन, अब ये देखो ये एडवर्ब है तो ये भी बदलेगा, इन दैट वेंचर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, कि अभिलाषा आस्क्ड नेहा इफ हर बेस्ट फ्रेंड वाज हेल्पिंग हर इन दैट वेंचर। तो बताओ यार, इसमें कोई दिक्कत है क्या? बस 3 चीज, रिपोर्टेड स्पीच में केवल 3 ही चीज बदलनी होती है। देखो, प्रोनाउन हमने बदला, योर का हर किया, यू का शी किया, हर किया, है ना। तो इज ये दूसरा है, वर्ब हमने बदला, वॉस कर दिया। और तीसरा हमने क्या बदला, एडवर्ब बदला, उसको क्या कर दिया, एडवर्ब को बदल के दिस का दैट कर दिया। 3 ही चीज बदलनी होती है। तो समझ में आ रहा होगा, है ना, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि भाई सारा और सबनम के बीच में कुछ बातचीत हो रही है, आपको रिपोर्ट करना है ना। तो यार ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस में ना टाइम वेस्ट मत करो। सिंपल सा ये देखो कि किसका क्वेश्चन रिपोर्ट करना है। सारा का क्वेश्चन रिपोर्ट करना है और सारा ने देखो ये पूछा है ना। अब देखो यार, एक चीज तुम्हारे हेल्प के लिए दे दी है, इसने ऑप्शंस दे दिया है। तो जब डायरेक्ट स्पीच में ऑप्शंस आ जाए ना, हमारा जो कमुआ होता है ना वो हलवा हो जाता है। कैसे बोलो? अब देखो कुछ ऐसे कि हम जिस क्वेश्चन को रिपोर्ट करना है उसका हेल्पिंग वर्ब पहचान लेंगे कि भैया इसका हेल्पिंग वर्ब है डिड। और आपको पता है कि जब डायरेक्ट से डिड को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो ये हो जाता है हैड। अब देख लो कि कौन से ऑप्शन में हैड है, वही सही होगा। इसमें हैड है क्या? ना है भैया। इसमें हैड है क्या? ना है भैया। इसमें हैड है क्या? हाँ दिख गया, यही तो है अपना करेक्ट ऑप्शन, यही तो है अपना करेक्ट ऑप्शन, दैट इज सी वाला। देखो इसमें भी हैड नहीं है, हैड किसमें है? सिर्फ इसमें है ना। तो सिंपल था कि नहीं? बस हमने क्या देखा, हमने देखा कि भैया किसका क्वेश्चन रिपोर्ट करना है। हमने देखा सारा का क्वेश्चन, इसमें लगा है डिड। अब डिड बदल जाता है हैड में, हैड सिर्फ सी वाले में है तो सी वाला ही तो होगा, है ना। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। एक बार फिर कह रहा हूं, ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं पढ़ोगे समझ नहीं आएगा नीचे क्या लिखा है। क्या है देखो, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द कंक्लूडिंग लाइन ऑफ एन इशूड सर्कुलर बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो हेड हैं वो मैनेजर्स को कुछ सलाह दे रहे हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स को कुछ सलाह दे रहा है। क्या कह रहा है ये देखो, कह रहा है कि अ कॉपी ऑफ प्लान इज इंक्लोज्ड। जो हमने प्लान बनाया है इसका कॉपी हमने इस लिफाफे में डाल दिया है, एंड may be communicated to all team leaders for compliance। अच्छा, मान लो अगर तुम्हारे हाथ में कोई प्लान है, ठीक है, कोई पेज है और तुम्हें लोगों को बताना है, तो क्या कहोगे कि भैया ये जो पेज है इसमें हमने ये लिखा हुआ है
और ये पेज, दिस पेज बोलेंगे ना हम दैट तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि दूर थोड़ी है हमारे पास है। तो ऑर्गेनाइजेशन के पास है ये प्लान की कॉपी, इसलिए दैट होगा नहीं, देन होगा नहीं, क्या होगा, दिस। हमें पता है नियर बाई ऑब्जेक्ट्स के लिए हम क्या लगाते हैं, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स के लिए हम लगाते भैया दिस। सिंपल था, है ना। चलो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन। किसमें, इस वाले सेंटेंस में, ठीक है। अब ये क्या है, ये कंपनी का कमर्शियल करंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। देखो क्या लिखा है कि करंट, ये देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, करंट यानी प्रेजेंट की स्ट्रेटेजी है ना। अब जब प्रेजेंट की स्ट्रेटेजी है तो द कंपनी एम्ड कैसे आ गया भैया, ये तो पास्ट की बात हो गई ना, है ना। जब यहां पे देखो, मैं इसीलिए कहता हूं ये वाला पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर ये ना पढ़ा होता तुमको गलती समझ ही ना आती। देखो हमने पढ़ा कि आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस फॉर अ कमर्शियल कंपनीज करंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। करंट मतलब क्या होता है, नाउ यानी प्रेजेंट की बात हो रही है। एम्ड जो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ये पास्ट में यूज होती है, तो हम इसको काटेंगे भैया। एरर हमारा क्या हो जाएगा, एम्ड, और करेक्शन क्या हो जाएगा, एम, जो कि प्रेजेंट का फॉर्म है। लेकिन कंपनी इकलौती है, सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के लिए एस और ऐड कर देते, हो जाएगा हमारा एम्स। सिंपल था, हाँ, मतलब बिल्कुल ठीक ठाक था, है ना। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। करना आपको 10 ही है, मैं भी केवल 10 ही करूंगा, है ना, 2 आपके लिए है। चलो तो सेवेंथ में क्या कह रहा है, फिर से एरर करेक्शन सप्लाई करना है। क्लोजिंग लाइन है फ्रॉम एनालिटिकल रिपोर्ट, एक रिपोर्ट की क्लोजिंग लाइन है। अब इसमें आपको गलती ढूंढनी है, देखते हैं क्या हो सकता है। इन कंक्लूजन दिस स्टडी एक्सप्लोर्स, सिंगुलर है, एक्सप्लोर्स लगाया है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। द एसोसिएशन यानी एसोसिएशन लगाओ, किसके किसके बीच में, अमंग, अमंग मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में लगाव होगा। शॉर्ट स्लिप पैटर्न पहला हो गया, ओवरवेट यंगस्टर्स, अरे ये तो 2 ही लोगों के लगाव की बात हो रही है। जब 2 लोगों के बीच में कोई बात होती है ना, तो भैया एमंग नहीं लगाते, हम क्या लगाते हैं, बिटवीन लगाते हैं ना, बिटवीन। तो देखो यहाँ पे कोई ऑप्शन है क्या, एमंग का देखो बिटवीन है ना, सी वाला ऑप्शन वो अपना करेक्ट होगा। अब इससे भी अच्छा कोई ट्रिक बता सकता हूं क्या तुमको मैं, कुछ नहीं मेरे भाई, जहां भी एमंग जिस सेंटेंस में यूज हो जाए ना, पहले चेक कर लेना कि क्या 2 ही चीजें हैं या 2 से ज्यादा हैं। अगर 2 से ज्यादा है तब तो एमंग को एमंग रहने दो, केवल 2 ही हैं तो एमंग काट के करो अपना बिटवीन। समझ में आ रहा है, हाँ। चलो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा 8 में देखते हैं क्या कह रहा है, कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। अब क्या पूछ रहा है कि द एक्सपीरियंस ऑफ नर्सिंग एन इंजर्ड बर्ड लेफ्ट मी। अब यहां जो वर्ड आएगा ये वर्ब नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी एक वर्ब इस सेंटेंस में यूज हो चुका है ना। अब अगर सेंटेंस बदल जाता तब तो हम किसी भी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज कर सकते थे, चल जाता, लेकिन सेंटेंस ये पूरा सेम है, ये पूरा यहां से यहां तक सेम है। तो भैया जब एक वर्ब ऑलरेडी आ गया है तो दूसरा वर्ब नहीं लगेगा, लेकिन ऑप्शन में तो सब वर्ब ही दिए हैं। गलत, ऑप्शन में सब वर्ब नहीं है, ये वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, बट दिस इज नॉट द वर्ब, ये है एक नाउन। इसका क्या नाम है पता है, इसको हम कहते हैं जिरंड, जिरंड कहते हैं, यानी ऐसा वर्ब जो नाउन का काम करे। ठीक है, नाउन का काम कैसे करेगा, आईएनजी लगाए ना इसके पीछे, ये देखो है ना, तो लेफ्ट मी फीलिंग यहां पर आएगा। तो एक बात हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, अगर एक ही सेंटेंस है तो एक ही सेंटेंस में 2 वर्ब यूज नहीं हो सकते। अगर एक वर्ब आ गया है तो दूसरा हमेशा आईएनजी फॉर्म वाला ही लगाना, और कोई नहीं, और बिल्कुल कोई नहीं, क्योंकि ये सभी वर्ब हैं। जब यहां आ जाएगा तो एक ही मयान में 2 तलवार हो जाएंगे, कट के मर जाएंगे। फीलिंग ये नाउन है और ये वर्ब है, इन दोनों में समझौता हो सकता है ना। तो समझ में आ रहा है कि नहीं यार, अब इससे ज्यादा आसान करके मैं तुमको क्या ही पढ़ाऊं। लेट्स मूव टू 9th क्वेश्चन, छोड़ देते हैं, ये मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है तो तुम कर ही लोगे, हमें करना केवल 10 है ना। तो 12 क्वेश्चन दिए, चल देखते हैं आगे वाला क्या है। तो अच्छा क्या कह रहा है, 10th वाला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा इसको अपने कर लेना ना, वेंडर कस्टमर वाला, कमेंट सेक्शन में भी बता देना हमें। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, द कंप्लीट द लाइव फीड ऑन अ स्कूल न्यूज चैनल। स्कूल न्यूज के चैनल पर कुछ लाइव चल रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कांग्रेचुलेशन चेंज मेकर्स, द रीजनल कंपटीशन अवार्ड्स
हैव बीन से पता चलता है प्रेजेंट में है ये पूरा सेंटेंस, है ना। अब जो भरना है वो भी हमारा प्रेजेंट में ही होना चाहिए। अब देखते हैं भैया कौन कौन सा प्रेजेंट में है। सिंपल है यार, मैं तो पूरे सेंटेंस को पढ़ भी नहीं रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना देख रहा हूं कि हैव बीन ये जो यूज हुआ है। अब देखो यार, मैंने कहा था ना एक ही सेंटेंस है अगर, तो एक ही वर्ब यूज होगा। देखो यहां सेंटेंस बदल गया है, इसलिए मैं दूसरा वर्ब यूज कर रहा हूं, है ना। तो यहां हमें पता चल जाता है कि ये पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में चलेगा, यानी प्रेजेंट का ही वर्ब यूज होना चाहिए। हैड पास्ट का है तो काट दो इसको, विल फ्यूचर का है काट दो इसको, वॉज पास्ट का है काट दो इसको, बचा क्या, हैज। जी हां, यही तो है अपना प्रेजेंट में, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, डी, हैज वन। सिंपल था, देखा प्रेजेंट है, कौन सा प्रेजेंट में वर्ब है वही सही हो गया हमारा। अब इससे ज्यादा आसान मैं क्या बताऊं यार तुमको। लेट्स मूव टू आवर लास्ट क्वेश्चन। वैसे है तो 12 लेकिन मैं करूंगा सिर्फ 10, है ना। तो 11th क्वेश्चन पर चलते हैं। अब फिर इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब पूछा है। फॉर्म ऑफ वर्ब भरने का आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है। पहले पता कर लो कि भैया हमारा पूरा सेंटेंस किस टेंस में है। जैसे हमने यहां देखो ये, और कैसे पता चलता है ये भी मैंने आपको बताया। पहला वर्ब जो होता है, जैसे यहां पर पहला वर्ब है रन्स, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है, इससे पता चलता है कि हमारा पूरा जो सेंटेंस चलेगा वो प्रेजेंट में चलेगा। अब देखो प्रेजेंट का कौन सा वर्ब है, विल, फ्यूचर, हैड, पास्ट। बचा कॉल और कॉल्स। कॉल्स तब आएगा जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, सब्जेक्ट, और अगर कॉल तब आएगा जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो। तो यहां पर एक, दो लोग हैं यानी प्लूरल हो गया तो हम कॉल्स नहीं बल्कि कॉल लगाएंगे, है ना। तो सिंपल था यार, अब क्या बताऊं तुमको, है ना। अच्छा, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहां पर विल हटा के शुड कर देना, यही है इसका आंसर। अच्छा, नाउ इस पूरे क्वेश्चन पेपर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की तरफ चलते हैं, यानी राइटिंग सेक्शन को करने का क्या ट्रिक है। अब यार राइटिंग सेक्शन में आप देख पा रहे हो 2 क्वेश्चन है हमारे सामने, 4th A एंड 4th B, और दोनों हमारा फॉर्मल लेटर है। एक हमें MLA को लिखना है और एक हमें एडिटर को लिखना है। फॉर्मेट दोनों का सेम होता है, हालांकि लेटर टू एडिटर के लिए मैंने आपको पंच लाइंस बताई है, ऊपर इंफॉर्मेशन बटन पर जाके देख लो। कोई भी क्वेश्चन आए अगर इन लाइंस को उतार दोगे ना आपको नंबर मिल जाएगा, कटेगा एक नंबर नहीं, ये मेरा वादा है भाई। अगर कट जाए ना जाके तुम कंप्लेन कर देना मेरे खिलाफ, पुलिस कंप्लेन कर दो भैया कि भैया ने बताया था ऐसा नहीं हुआ, है ना। जाके ऊपर इंफॉर्मेशन बटन देखो, लेटर टू एडिटर डिटेल में बताया विथ ट्रिक्स। बाकी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को यानी 4th B वाले क्वेश्चन को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आप इस लेटर को कैसे लिख सकते हो। पहले पढ़ते हैं क्या है। कह रहा है कि आप अरमान खान हो, आपका नाम दे दिया कि आप अरमान खान हो और आप एक स्कूल के लिटरेरी कैप्टन हो। स्कूल का नाम है उज्जवल एकेडमी, जो कि ओल्ड सिटी किलादराबाद में है, राइट। अब आपको लगता है कि जो भाषाएं होती है वो रीजनल डिवाइड्स को कम कर सकती है और यूनिटी को प्रमोट करती है। बात तो सही है, अगर हम सेम भाषा बोलते हैं तो भाईचारे वाली फीलिंग आती है ना। तो अरमान खान को भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। अब आपको एडिटर को लेटर लिखना है, नेशनल डेली न्यूज़पेपर का नाम है, 120 शब्दों में आपको लेटर लिखना है। और किस लिए लेटर लिखना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सजेस्टिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ एन ऑनलाइन रीजनल लैंग्वेज learning program managed and run by student councils and language clubs in the city। आप चाहते हो कि भाई लोकल भाषा सिखाने के लिए ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम चलाया जाए। क्यों? ताकि वो रेसिडेंट्स जो अभी नया नया आपके शहर में आए हैं वो लोकल लैंग्वेज सीख जाएं। और इसके साथ साथ आपको और क्या करना है, शेयर द इंपॉर्टेंस। और आपको इंपॉर्टेंस भी शेयर करनी है किस चीज की, क्रेडिबिलिटी ऑफ सच प्रोग्राम एंड सजेस्ट अ फिजिबल वे टू एग्जीक्यूट इट अलोंग विथ पॉसिबल एक्टिविटीज। जी हां, आपसे बताया जा रहा है कि भाई साहब आप सजेस्ट करिए कि इसको कैसे किया जा सकता है, कैसे रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट किया जा सकता है। आप कुछ एक्टिविटीज सजेस्ट करिए जिससे ये काम आसान हो सके। तो इस लेटर को मैंने आपके लिए लिख के रखा हुआ है। आइए दिखाते हैं आपको कि भैया ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया। देखो यार अभी हम देख रहे हैं जो नए पैटर्न के क्वेश्चंस हैं उसमें लेटर्स जो होते हैं ना उसमें आपके बिलीफ के बारे में बोलता है। जैसे यहां पर अरमान खान का मानना है कि लैंग्वेज बहुत कुछ कर सकता है। ऐसे ही पहला क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देता हूं, बिलीफ पर ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ये देखो कह रहा है कि सजेस्टिंग द नीड टू फॉर्म सच क्लब्स। अब आपको इको क्लब फॉर्म करना है तो इसके लिए कुछ सजेशन दीजिए। तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब इसको कैसे करोगे वो मैं आपको लेके चलता हूं अपने आंसर की तरफ।
तो भैया हमारा लेटर दिखता कुछ ऐसा है। हमने शुरुआत की 2 लाइन में सेंडर्स एड्रेस लिख दिया, जैसा कि फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट यही होता है ना कि पहले हम सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं 2 लाइन में, फिर हम लिखते हैं डेट। मैंने डेट डाल दी। अब जिस दिन तुम एग्जाम दे रहे हो उस दिन का डेट डाल देना, और उसके बाद एडिटर वाले लेटर में या किसको भी लेटर लिखना है, सबसे पहले वो, जैसे एमएलए को लिखना है तो यहां एमएलए हो जाएगा, यहां पर एडिटर को लिखना था तो मैंने एडिटर लिखा। कहां का एडिटर है, इंडिया समाचार का या नेशनल डेली का, तो आप यहां पे लिख देना जामनगर किलादराबाद, राइट। तो ये रहा हमारा रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है। तो इतना तो क्वेश्चन में दिया रहता है कि भाई भेजने वाले का पता, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, ये आपको मिल जाएगा। 3 काम हो गया। अब आते हैं सब्जेक्ट की तरफ। भैया सब्जेक्ट कहां से लिखेंगे, तो आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि किस लिए आप लेटर लिख रहे हो, बस वही हो जाता है आपका सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट में याद रखना, सब्जेक्ट हमारा 7-8 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ रीजनल लैंग्वेज थ्रू ऑनलाइन प्रोग्राम। अब इसीलिए मैं लेटर लिख रहा हूं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड, दैट विल बी मोर आई कैचिंग, है ना। आप बहुत लंबा सेंटेंस लिख देते हो सब्जेक्ट में, तो एग्जामिनर एक निगेटिव माइंड फ्रेम से आपका जो कॉपी है वो चेक करेगा। तो एक छोटा सा सब्जेक्ट लिखेंगे हम जो एक्यूरेट हो, आई कैची हो। अब लिखना स्टार्ट करते हैं, डियर सर। अब मैं आपको बता दूं, ये जो शुरुआत की 3 लाइन है इसमें हम लिखते हैं इंट्रो, यानी कि भैया हम किस लिए लेटर लिख रहे हैं। एज अ कैप्टन, पहले तो हमने ये बता दिया कि मैं कैप्टन हूं लिटरेरी क्लब का अपने स्कूल के, इसलिए मैं लेटर लिख रहा हूं, है ना। ऐसे क्वेश्चन जिसमें सजेशन देने होते हैं उसमें आपको बताना जरूरी है आप कौन हो भैया सलाह देने वाले, कुछ हो कि नहीं हो। तो जैसे यहां पर अरमान खान क्या है, लिटरेरी क्लब का कैप्टन है, तो उसने लिख दिया एज अ कैप्टन ऑफ लिटरेरी क्लब ऑफ आवर स्कूल आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज। अब आगे टॉपिक कि किस टॉपिक पे व्यूज, ऑन द सिग्निफिकेंट नीड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग रीजनल लैंग्वेज थ्रू ऑनलाइन प्रोग्राम मैनेज्ड एंड रन बाय स्टूडेंट्स काउंसिल्स एंड लिटरेरी क्लब्स इन द सिटी। ये वाली लाइन ना यार अपने से नहीं लिखनी है, ये क्वेश्चन में दिया था, मैंने सेम टू सेम उतार दिया। मैंने बस इतना लिखा है अपने से कि एज अ कैप्टन ऑफ लिटरेरी क्लब ऑफ आवर स्कूल आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज। बस ये वाले लाइन कॉपी कर लो। अब किस टॉपिक पर आपको व्यूज एक्सप्रेस करना है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो इतना तो हो गया हमारा, अब शुरू से लेके इतना तक कर लिए। अब आते हैं बीच वाले पैराग्राफ में। बीच वाला पैराग्राफ हमारा मेन होता है ना। इसमें हमें क्या लिखना है, अब मेन बॉडी ऑफ लेटर में देखो हमने लिखा क्या है यार, थोड़े से दिमाग का यूज करो। सबसे पहले तो मैंने लिख दिया कि बेसिकली द आइडिया बिहाइंड सच प्रोग्राम। कारण क्या है कि हम ये ऑनलाइन प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बेसिकली द आइडिया बिहाइंड सच प्रोग्राम्स इज टू। अब इच के बाद से लेके यहां तक मैंने अगेन क्वेश्चन से उठा लिया है। देख रहे हो यार, यहां से यहां तक क्वेश्चन में उठाया, यहां से यहां तक क्वेश्चन में उठाया, आधा काम तो हमारा यहीं पे हो गया। हमने लिखा कि भाई आइडिया क्या है इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने का, न्यूली लोकेटेड जो सिटीजन्स हैं उनको मदद मिल पाए। Practicing and learning regional language can help to build a healthy relationship between native and newly located citizens। ठीक है, मैंने बता दिया कि क्या मोटिव है इसके पीछे, कि भैया अगर हम उनको लैंग्वेज सिखा लेंगे तो यूनिटी प्रमोट होगी, है ना। अब यहां से अब मैं अपना सजेशन दूंगा कि कैसे इस ऑनलाइन प्रोग्राम को स्टार्ट करना है। मैंने कहा कि दिस प्रोग्राम शुड बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन वीकेंड। सबसे पहले तो भाई हफ्ते के लास्ट में होना चाहिए, ताकि अगर किसी का काम है, कोई पढ़ता है, तो वो बाधित ना हो, हिंडर ना हो, है ना। Performing cultural programs and group discussion are some of the ways that can be incorporated through virtual platform। ये देखो मैंने एक्टिविटीज भी बता दी है कि भैया कल्चरल प्रोग्राम होने चाहिए और साथ साथ में ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए। इससे क्या होगा, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए ये सब, तभी हम नेटिव लैंग्वेज को सिखा सकते हैं लोगों को। तो यहां तक भैया हमने बहुत ही सिंपल भाषा में अपने पॉइंट्स लिख दिए। अब आखिरी वाली लाइन आप चाहो तो सेम उतार सकते हो, आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द सिटीजंस टू सपोर्ट दिस प्रोग्राम विथ फुल पोटेंशियल, है ना। उसके बाद योर्स ट्रूली अरमान खान, आप कौन हो, लिटरेरी क्लब के कैप्टन। तो सिंपल था हमारा लेटर। अब आइए अपने एनालिटिकल पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, जो हमारा राइटिंग सेक्शन का दूसरा क्वेश्चन होता है। हाँ तो भैया अब हम आ चुके हैं एनालिटिकल पैराग्राफ के ऊपर। और एनालिटिकल पैराग्राफ क्या होता है, एक तरीका बताता हूं तुमको जिससे तुम जीवन भर एनालिटिकल पैराग्राफ तो नहीं भूलोगे। एनालिटिकल मतलब क्या होता है, एनालाइज करना, पढ़ना और उसके बाद उसके ऊपर पैराग्राफ लिखना, दैट इज एनालिटिकल पैराग्राफ। अब जैसे तुम मुझे एनालाइज करो और मेरे ऊपर पैराग्राफ लिखो तो क्या लिखोगे, तुम लिखोगे कि प्रेम सर हैज शॉर्ट हेयर्स, प्रेम सर हैज बिग आईज,
Prem sir has fair complexion. He is some cylindrical body shape. He has wore that black t-shirt. है ना? तुम यही चीज मेरे बारे में नोटिस कर पा रहे हो, एनालाइज कर पा रहे हो, बस यही चीज को पैराग्राफ में लिख देना. दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल पैराग्राफ. इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं. इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि टेजरिंग नाम की एक लड़की है जो कि क्लास 10th में पढ़ती है. अब उसके स्कूल में स्कूल कैप्टन के लिए वोटिंग होने वाली है. ठीक है. अब टेजरिंग की कुछ क्वालिटीज यहां पर दी गई है कि भाई टेजरिंग कैसी है. बहुत सारी क्वालिटीज दी गई है इसकी. अब आपको क्या करना है, आपको पैराग्राफ लिखना है. कैसे पैराग्राफ लिखना है? या तो टेजरिंग को सपोर्ट करते हुए या तो टेजरिंग को अपोज करते हुए. आप इनके क्वालिटीज को देखो और खुद से पता करो कि क्या जो टेजरिंग है, जो लड़की है, वो कैप्टन बनने लायक है या नहीं है. ठीक है. अगर आप यहां से शुरुआत कर सकते हो. देखो आपको शुरुआत की लाइन, लास्ट की लाइन दोनों दे दिया है ना. अब आइए आपको सीधा आंसर पर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे तुम कर पाओगे एकदम इजीली. हाँ, तो ये है हमारा आंसर और ये है हमारी कुछ क्वालिटीज जो टेजरिंग के बारे में दी गई है ना. हम बार बार इसमें से हेल्प लेते रहेंगे. तो ये हमारा फाइनल आंसर. और इस आंसर को फ्रेम करने में ना मैंने कुछ ट्रिक्स का यूज किया है, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या है भाई साहब, आप देख पा रहे हो कि ये जो पहली लाइन है ये मैंने वहीं से उठाई, क्वेश्चन पेपर से, और आखिरी लाइन भी मैंने कहां से उठाई, क्वेश्चन पेपर से. हमें बस लिखना यहां से लेके यहां तक है और क्या लिखना है वो देखो. अब देखो यार, ये हर डिसिप्लिन्ड स्टडी रूटीन एंड हार्ड वर्क एथिक, यहां तक हमें क्वेश्चन पेपर में दिया है. ये देखो, ठीक है, ये पूरा सेंटेंस है फुल स्टॉप तक, और यहां तक हमें ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में दिया है. बस हमें ऐड इतना करना होता है. मैं बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना करना क्या है. फिर से देखो, फिर से इतना, ये पूरा क्वेश्चन पेपर में दिया है, और यहां से लेके ये सब आपको अपने से ऐड करना है यहां तक. ठीक है. फिर से देखो, ये सारी चीज क्वेश्चन पेपर में दी गई है, ये सब दिया गया है. ठीक है. और अब यहां से आपको अपने मन से करना है कहां तक, सिर्फ यहां तक, है ना. फिर से देखो, ये भी दिया गया है क्वेश्चन पेपर में. हाँ बिल्कुल मेरे दोस्त, ये भी दिया गया है. ठीक है. अब फिर यहां से पाइवोटल से, एक मिनट, ये दिया गया है क्वेश्चन पेपर में, ये पूरा पॉलिसी तक क्वेश्चन पेपर में दिया गया है टेजरिंग के बारे में. और हमने अपने मन से क्या लिखा, सिर्फ यहां से लेके ये और यहां तक. और फिर अगेन आखिरी लाइन में ये वाली जो लाइन है, ये एकेडमिक परफॉर्मर और यहां तक अप्रिशिएशन तक, ये अगेन क्वेश्चन से ही हमने उठाया है. बस ये वाली चीज हमने अपने मन से ऐड करी है. तो आप देख सकते हो, मैं फिर से एक बार हाईलाइट कर देता हूं कि कौन कौन सी चीजें मैंने अपने मन से की है. आप देख सकते हो, सिर्फ एक यहां से लेके यहां तक. ठीक है. फिर विच इज पायोटल से लेके स्कूल तक, है ना, विच इज पायोटल से स्कूल तक, हाइलाइट्स से लेकर नेचर तक, और डेमोन्स्ट्रेटिंग से लेकर स्किल्स तक, और यहां इंडिकेट से लेकर इफेक्टिवली तक. आप देख रहे हो कितनी कम चीजें हमने अपने मन से ऐड करी हैं. देख रहे हो, सिर्फ ये, फिर यहां से यहां तक, फिर ये डेमोन्स्ट्रेटिंग से लेके स्किल्स तक, फिर हाईलाइट से लेके नेचर तक, विच से लेके स्कूल तक, और मोटिवेट हर इन परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस. ठीक है. बस इतना ही हमें अपने से करना है, बाकी सब हमने क्वेश्चन से उठाया है. अब मैं आपको तरीका बताता हूं मेरे दोस्त कि तुम्हें कैसे एनालिटिकल पैराग्राफ करना है. सबसे पहले सीरियल वाइज चलो, जितनी भी जानकारी दी है, ये देख रहे हो, ये जितनी भी जानकारी दी है, पहले इसके बारे में बताओ, फिर इसके बारे में बताओ, फिर इसके बारे में बताओ. ठीक है. बिल्कुल ऐसा ही मैंने आपको यहां पर किया है. राइट. बस ऐड क्या करना है, हमें ऐड सिर्फ इतना करना है कि भाई जो क्वालिटीज क्वेश्चन पेपर में दी गई है कि भैया उसका स्टडी रूटीन काफी डिसिप्लिन है, वो काफी हार्ड वर्क है, इससे हमें पता क्या चलता है, क्या इंडिकेट करता है. ये देख रहे हो, वर्ड्स इंडिकेट देख लो, और डेमोन्स्ट्रेटिंग देख लो. ठीक है. और हाइलाइट्स देख लो. ठीक है. और आपको दिखा दूं. ठीक है. ये विल मोटिवेट से देख लो. अब देख रहे हो, ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद मैंने वो चीजें लिखी है कि भैया आपको इससे, इस हैबिट से क्या पता चलता है. जैसे उसका स्टडी रूटीन काफी डिसिप्लिन है, वो वर्क एथिक में काफी अच्छी है, इससे पता चलता है कि वो टाइम को काफी अच्छे से मैनेज कर सकती है. ऐसे ही जो टेजरिंग है वो इंपल्सिव नहीं है,
लेकिन सेंसिटिव है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि गुड डिसीजन मेकिंग स्किल्स है उनके अंदर, ठीक है। अच्छा, और देखो, हर विलिंगनेस टू हेल्प पीयर्स, ये सब क्वालिटीज उसकी दी गई हैं कि भैया ये काफी अपने दोस्तों को हेल्प करती रहती है, जिससे क्या पता चलता है, हर एम्पैथेटिक एंड केयरिंग नेचर। तो आपको हर एक क्वालिटी जो यहां पर दी गई है, हर एक क्वालिटी, एक एक लाइन में हर एक क्वालिटी लिखो और पता करो कि इस क्वालिटी से क्या पता चलता है इसके बारे में। जैसे लेस इंपल्सिव है, सनकी कम है, तो डिसीजन अच्छा बनाएगी, है ना। तो इस तरीके से आपको एनालिटिकल पैराग्राफ करना होता है। मैंने आपको वो ट्रिक बताया है ना, आंसर यहां पर दिया ही गया है, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लेना, मेरे हिसाब से काफी आसान हो जाएगा आपके लिए। अब हम चलेंगे अपने लिटरेचर पोर्शन की तरफ और बिना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किए ना, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ए वाले पोर्शन से, ठीक है। और ए वाला ओके, ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है। हमें यहां पर आप देख रहे हो एक्सट्रैक्ट दिया है, ये पूरा आपको ये पता होगा कि मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट चैप्टर से लिया गया है, डॉक्टर उर्कूहर्ट, राइट। ये हमारा पैसेज है यहां तक, और इस पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं। पहले हम क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। क्या है क्वेश्चन? एवरीवन अज्यूम्ड द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल। आपने जब इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो मोनार्क प्यूपा था उसके बॉडी पर, आप पिक्चर में भी देख लो, उसके बॉडी पर छोटे छोटे टीनी स्पॉट्स थे। तो बाकी लोगों को लगता था कि ये केवल अच्छे लगने के लिए है, लेकिन डॉक्टर उर्कूहर्ट को ये बिल्कुल नहीं लगता था। और बाद में उन्होंने पता किया तो उनको पता चला कि वो जो स्पॉट्स हैं वो किस लिए हैं, हार्मोन रिलीज करने के लिए है। तो इससे तुम्हें डॉक्टर उर्कूहर्ट के बारे में क्या पता चलता है? स्टेट वन इन्फरेंस अबाउट डॉक्टर उर्कूहर्ट फ्रॉम द गिवन कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, अब यार बाकी लोग जो सोचते हैं और एक ऐसा इंसान जो बाकियों जैसा नहीं सोचता है, तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? उसके बारे में हम दो बातें कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि भैया वो एक बहुत ही ओपन माइंडेड साइंटिस्ट है। कैसा साइंटिस्ट है? ओपन माइंडेड साइंटिस्ट है, ठीक है। मैं पॉइंट बता रहा हूं, अगेन 40 वर्ड में इसका आंसर लिखना होता है, 20 to 30 वर्ड्स में आप सेंटेंस बना लेना। सबसे पहले ये एक ओपन माइंडेड साइंटिस्ट थे। दूसरा, हमें इनके बारे में पता चलता है कि ये काफी ज्यादा क्यूरियस भी रहा करते थे, है ना। और क्या करते थे? और ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट बिलीव्स। लोगों का जो मानना है इसको मानने के लिए डॉक्टर उर्कूहर्ट तैयार नहीं होते थे। तो ये दो बातें हमें डॉक्टर उर्कूहर्ट के बारे में पता चलती है कि भैया इस चीज से क्या पता चलता है यार, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बोल रहा है कि सभी लोग कुछ और मानते थे लेकिन डॉक्टर उर्कूहर्ट का कुछ और मानना था। इससे क्या पता चलता है कि भैया डॉक्टर उर्कूहर्ट काफी ओपन माइंडेड थे, क्यूरियस भी थे, और साथ साथ में वो लोगों की मान्यताओं पर विश्वास नहीं करते थे। तो यही बातें हमें पता चलती है डॉक्टर उर्कूहर्ट के बारे में। समझ में आया? लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। कहना है कि नन ऑफ द टर्म्स ए एंड डी बिलो कैन बी अप्लाइड टू द क्वेश्चन व्हाट इज द पर्पस ऑफ द 12 टीनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा। आपसे कहा जा रहा है कि एक सेंटेंस है कि इन चारों में से अगर इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है तब तो इसको तुम फॉल्स कहोगे, और अगर नहीं मिलता, ए टू डे में नहीं मिलता, तो तुम कहोगे ट्रू, है ना। तो आप देख रहे हो यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है ना, क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन की बात कहां कही गई है। हिपोथेसिस क्वेश्चन नहीं होता, काट दो। अजम्पशन ये भी क्वेश्चन नहीं होता। प्रेमाइस मतलब भी क्वेश्चन नहीं होता, ये भी नहीं होगा। थ्योरी ये भी क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। तो अगर इन चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन रहता कि कुछ इसका आंसर देता, तब तो हम लिख देते कि हाँ भैया ये हमारा फॉल्स है, क्योंकि इन चारों में से एक इसका सही ऑप्शन है। लेकिन इन चारों में से कोई सही ऑप्शन नहीं है। यही बात इसने कही है कि नन ऑफ द टर्म्स ए एंड डी बिलो कैन बी अप्लाइड टू द क्वेश्चन। तो ये बात बिल्कुल सही है और ये हमारा जो आंसर हो जाएगा ये बिल्कुल ट्रू होगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज एब्राइट्स अप्रोच टुवर्ड्स फाइंडिंग पर्पस ऑफ द गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा वाज हाईली इफेक्टिव। एलैबोरेट इन अबाउट 40 वर्ड विथ रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट। बोल रहा है कि जो एब्राइट थे, है ना, एब्राइट जो स्टूडेंट था, वो पर्पस ऑफ गोल्ड स्पॉट्स मोनार्क प्यूपा का जब उसने पता किया तो ये काफी इफेक्टिव रहा उसके लिए। अब इस बात को तुम 40 शब्दों में तुम्हें बयां करना है, ठीक है। तो एक चीज देखो यहां पर,
एक चीज यहां पर आपको पता होना चाहिए कि ए ब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस। पहला पॉइंट ये लिखोगे, ठीक है, कि इस बात को एलाबोरेट करना है ना, तो सबसे पहले यही लिखोगे कि ए ब्राइट एंड अदर एक्सीलेंट स्टूडेंट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस। पहली चीज, दैट सोड स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाई फुल डेवलपमेंट। अब इसके बाद ये पॉइंट भी लिखोगे कि ये जो प्रोजेक्ट है वो एब्राइट के लिए पहला स्थान लेके आया और फिर इंटरनेशनल साइंस में भी उनको एंट्री मिली और बाद में थर्ड प्लेस उनको जूलॉजी में मिली। ये सारी बातें आपको लिखनी है। क्यों लिखनी है? क्योंकि क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एब्राइट का जो अप्रोच था, यानी एब्राइट ने काफी मेहनत करी थी और उस मेहनत का फल उनको कैसे मिलता है। तो ये चीजें लिखी गई है ना कि उन्होंने प्राइज जीता, फिर उन्होंने थर्ड प्लेस जूलॉजी में पाया, यही लिखना था आपको, है ना। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। बहुत सिंपल है, बोल रहा है कि अ चांस। इस वर्ड को हटाकर हम यहां पर इसकी जगह कौन सा सेम मीनिंग वाला वर्ड लिख सकते हैं? तो चांस बोल दो या अपॉर्चुनिटी बोल दो, बात एक ही होती है। एन अपॉर्चुनिटी एक वर्ड है जो हम यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल था, बहुत ज्यादा टफ तो था नहीं। तो और वाला क्वेश्चन हम करेंगे नहीं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है 7th क्वेश्चन। और 7th क्वेश्चन भी हम करेंगे फायर एंड आइस चैप्टर से। ये भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है लेकिन पोएम से है ना। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हेन द स्पीकर सेज दैट आइस कुड आल्सो ब्रिंग अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ही रिफर्स टू। अच्छा, बस सिंपल सी क्वेश्चन पूछ रहा है कि आइस का मतलब इस पोयम में क्या है। तो देखो यार, यहां पर सीधा लिखा है आइस का मतलब हेट, हेटर्ड, है ना। तो ही रिफर्स टू हेटर्ड एज द मीन्स फॉर डिस्ट्रक्शन। अच्छा, दूसरे पे चलते हैं। व्हाट डज द स्पीकर्स अलाइनमेंट विद दोज हु फेवर आइस। स्पीकर का मानना क्या है जो लोग कहते हैं कि भैया आइस भी काफी खतरनाक है। तो क्या बोलोगे कि जो स्पीकर्स अलाइनमेंट विद दोज हु फेवर फायर सजेस्ट दैट, इसका आंसर यहां पे, दैट द पोएट knows consequences of hate and could say it would destroy the world. It would destroy the वर्ल्ड। सिंपल सा आंसर लिख दिया हमने कि भैया स्पीकर का क्या मानना था। तो स्पीकर का भी यही मानना था कि जो पोएट है वो काफी ज्यादा जानता है हेटर्ड के बारे में और इसलिए वो कहता है कि अगर दुनिया दोबारा खत्म होनी होती तो हेटर्ड भी काफी है दुनिया को खत्म करने के लिए, राइट। नाउ लेट्स मूव टू आवर थर्ड क्वेश्चन। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द स्पीकर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय आइस। कह रहा है कि भाई जो ये हेटर्ड है ना, ये भी काफी है दुनिया को खत्म करने के लिए। अब इस बात से क्या पता चलता है कि जो हमारा ऑथर है वो इनडिफरेंट है, मतलब हेटर्ड को कुछ नहीं समझता, ना बराबर समझता है। बिल्कुल नहीं, गलत बात है। फियरफुल, क्या डर रहा है पोएट? नहीं, डर तो नहीं रहा है। डिसमिसिव, क्या नजरअंदाज कर दे रहा है इस बात को? बिल्कुल नहीं, रिस्पेक्ट कर रहा है भाई साहब। ये कह रहा है कि मुझे पता है यार, मैं बिल्कुल जानता हूं हेटर्ड के बारे में भी कि हेटर्ड से भी दुनिया खत्म हो सकती है, तो वो रिस्पेक्ट कर रहा है ना। तो रिस्पेक्टफुल मैनर आएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि कमेंट ऑन द पोएट्स यूज ऑफ लैंग्वेज इन दीज लाइंस। अब देख रहे हो इनका लैंग्वेज कैसा है, तो बहुत ही सिंपल आंसर हो जाएगा इसका। कैसा लैंग्वेज है? 2 पॉइंट में लिखेंगे। एक तो सिंपल लैंग्वेज है इसका, काफी सिंपल, क्योंकि मतलब हमें तुरंत समझ में आ जाता है कि अगर दुनिया को दोबारा खत्म होना होता तो मुझे पता है कि मैं हेटर्ड के बारे में भी बहुत ज्यादा जानता हूं और ये कह सकता हूं कि आइस की वजह से भी दुनिया खत्म हो सकती है, इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। तो ये क्या है? एक सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज, लेकिन जो मीनिंग है वो बहुत गहरी है। बट कन्वेड डीप मीनिंग, है ना। तो इस तरीके से हमने दोनों एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को कर लिया और अब आता है हमारा ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सप्लीमेंट्री से, लॉन्ग आंसर एंड देन लॉन्ग आंसर सप्लीमेंट्री से। अब इन क्वेश्चंस को करना यहां पर पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने लिखकर
इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ डाला है इनके आंसर्स का, आप जाकर उसे चेक करो और आपको वहां पर पॉइंट वाइज आंसर्स मिल जाएंगे कि आप इन क्वेश्चन के आंसर कैसे लिख सकते हो। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड मेरे दोस्त, मेरी तरफ से जितना कुछ भी मेरे पिटारी में था वो मैंने आपको निकाल के दे दिया। अब आपका फर्ज बनता है यार कि इस 50 मिनट की वीडियो के लिए बहुत मेहनत करी है हमने, तो एक बार लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करो दबा के, ताकि यार चैनल ग्रो वो करे। पिछले 4 महीने से 1000 सब्सक्राइबर भी ना बढ़ पाए हैं। तो ख्याल रखो अपना, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।